देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर कोई शख्स रेप और हत्या जैसे घिनौने अपराधों का दोषी ठहराया गया हो, अदालत से उम्र कैद की सजा सुन चुका हो और फिर भी बार बार उसे जेल से बाहर आने की अनुमति मिल जाए, तो क्या आप इस व्यवस्था पर भरोसा कर पाएंगे? यही कहानी है डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम की, जिसे 20 साल की सजा काटनी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो 6 बार उसे पैरोल पर, फरलों पर बाहर आने का मौका मिला है। और दिलचस्प बात तो देखिए ये है कि हर बार ये रिहाई ठीक चुनावों से पहले हुई है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या इसके पीछे सत्ता की राजनीति और साठगांठ की कहानी छुपी हुई है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज का जो मुद्दा है वो गुरमीत राम रहीम से जुड़ा हुआ है। राम रहीम के जेल से बाहर आने का सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। इसलिए मैंने ऊपर सबसे पहले यही सवाल किया कि क्या ये महज इत्तेफाक था? हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के इलाकों में उसके लाखों अनुयायी हैं जो उसे पिताजी मानकर वोट डालते हैं। 2022 में जब हरियाणा की सरकार ने उसे 40 दिन की पैरोल दी, तब उसके सत्संगों में बीजेपी के बड़े नेताओं का सीधा ऑनलाइन जुड़ना क्या साबित करता है? क्या ये धर्मगुरु और सत्ता का गंदा गठजोड़ नहीं है? अब जरा दूसरी तरफ देखते हैं। उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे छात्र कार्यकर्ता जिन पर अब तक कोर्ट में कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, कोई भी दोष, वो 5-5 सालों से जेल में बंद हैं। उनके मामले में ना तो जमानत मिलती है, ना ही कोई तेज सुनवाई। एक तरफ दोषी ठहराया गया बलात्कारी बार बार बाहर घूम रहा है और दूसरी तरफ जिनका केस अभी साबित भी नहीं हुआ है, सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। क्या यही है सबका साथ, सबका न्याय? इस पूरे खेल में अगर देखा जाए तो सबसे अहम किरदार रहे जेलर सुनील सांगवान, वही अधिकारी जिनके कार्यकाल में राम रहीम को 6 बार रिहाई मिली और अब वही अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। सवाल उठता है कि क्या उन्होंने ये रिहाइयां सिर्फ कानून के आधार पर दी थी या फिर ये सब सत्ता के दबाव और भविष्य की राजनीति के राजनीतिक इनाम की वजह से हुआ? ये जो वही पैटर्न है दोस्तों, जो हम बार बार देखते हैं। उच्च पदों पर बैठे अफसर जो संविधान की शपथ लेते हैं कि वो निष्पक्ष रहेंगे, पारदर्शिता रखेंगे, लेकिन असल में सत्ता के एक फोन कॉल पर वो अपने फैसले बदल देते हैं। बीजेपी का यही दोहरा चेहरा बेहद खतरनाक है। एक तरफ वो महिला सुरक्षा के नाम पर चुनावी मंचों से बड़ी बड़ी बातें जो है करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक दोषी, बलात्कारी और हत्यारों को वो वोट बैंक की वजह से बार बार जेल से बाहर निकलवाते हैं और फिर उन अधिकारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं जिन्होंने ये खेल संभव किया, पॉसिबल किया। सवाल यह है कि ऐसे माहौल में महिलाएं कैसे भरोसा करें कि उनके अपराधियों को कभी सजा मिलेगी? ये सिर्फ एक राज्य या केस की बात नहीं है, ये पूरे तंत्र के गिरने की कहानी है, जहां न्याय व्यवस्था पर दबाव है, जहां पुलिस और जेल प्रशासन सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली बन गए और फिर यही लोग टीवी चैनल्स पर नैतिकता, संस्कार और राष्ट्रवाद ना जाने कौन कौन से पाठ पढ़ाते हैं। यही है ना, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा जो दर्दनाक पहलू ये है कि न्यायपालिका चुप है। जब राम रहीम बार बार बाहर आता है तो अदालतें इसे रोकने में विफल क्यों रहती हैं? पूछता है देश लाइव ये सवाल।
और जब युवा कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाएं सालों तक टलती रहती हैं, तो कोई जज संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्या हमारे लोकतंत्र का न्याय सिर्फ सत्ता के चहेतों के लिए है क्या? आम और खास में क्या न्याय के लिए फर्क किया जाता है? समझिए, ये मामला सिर्फ राम रहीम या उमर खालिद का नहीं है, ये मामला आपके और मेरे भविष्य का भी है, यानी हमारे भविष्य का भी है। अगर कल किसी और सरकार को आपके खिलाफ केस दर्ज करना हो या कर देना हो, तो वो आपकी बिना सुनवाई के सालों तक जेल में आपको सड़ा सकती है। और अगर वही सरकार चाहे तो किसी दोषी अपराधी को बाहर घुमा भी सकती है। यही है हमारे लोकतंत्र की असली बीमारी, जिस पर आज हम चर्चा के लिए आए। इसलिए दोस्तों, सवाल यह है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं? क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां अपराधी सत्ता के संरक्षण में महफूज रहे और निर्दोष लोग जेल में सड़े, या फिर हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां न्याय वाकई सबके लिए बराबर हो, धर्म जाति विचारधारा से परे? आज की इस चर्चा में जो पूरा सार निकलता है, इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं दोस्तों, कि इस तरह के जो घटनाक्रम सामने आते हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि सत्ता और धर्म के इस गंदे गठजोड़ को अगर समय रहते चुनौती नहीं दी गई, चैलेंज नहीं किया गया, तो आने वाले सालों में लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। और इसे हम अन्याय के सवालों से, जी हां, अन्यायों के सवालों से, आवाज से और एकजुटता से चुनौती देनी होगी। क्योंकि जब तक नागरिक चुप रहेंगे, तब तक सत्ता अपने लिए नियम बदलती रहेगी और संविधान की आत्मा मरती रहेगी। तो हमें संविधान की आत्मा को मरने नहीं देना है, जीवंत रखना है। और इसके लिए अपनी भागीदारी हमें कैसे उठानी होगी दोस्तों? जैसा कि हमेशा देश लाइव अपने हर वीडियो में, हर चर्चा में आप लोगों से ये गुजारिश करता है, ये कहता है कि हम आपके लिए हैं, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम इस चैनल को चला रहे हैं, इस तरह की चर्चा लेकर आते हैं, वो भी पूरे सच के साथ। तो संविधान की आत्मा को मरने नहीं देना है, उसे जगाना है, उसे बनाए रखना है। तो इसके लिए आपको आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे उन सत्ताधारियों से जो देश के ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन देश हित में कोई फैसला या कोई कदम नहीं उठाते। तो बारी है दोस्तों सवाल करने की। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, आप कोई चर्चा सुनने के बाद किस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, या कोई आप ऐसी राय साझा करना चाहते हैं जो सत्ता तक आप अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि संवाद का ये सिलसिला सच के साथ, पारदर्शिता के साथ यूं ही आपकी आवाज को बुलंद करता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।